अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहानात के सताए हुए लोगों, क्या हाल है आप लोगों के? हाँ। कैसे हैं आप लोग? हम्म। ठीक ठाक हैं। ओके। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ठीक ठाक है तो। अच्छा। तो हम लोग जो है कर रहे थे सनतें। ठीक है। और 7 सनतें जो थी वो हमने कल पढ़ी थी। और जो रिमेनिंग सनतें हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसके एमसीक्यूज करके और फिर अगला जो हमारा सबक है उसकी तरफ हम लोग जो है वो मूव कर जाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहले आज की जो सबसे पहली सनत है वो है सनत तजनीस। ठीक है, तजनीस। तजनीस का जो लफ्ज है ये निकला है जिन्स से। जिन्स। जिन्स। जिन्स जो है, जिन्स का मतलब होता है टाइप, या इसको नेचर भी कहा जाता है, किस्म कहा जाता है। ठीक है, जिन्स। ठीक है, जिस तरह हम लोग नहीं कहते कि आपकी जिन्स क्या है, यानी आपका जेंडर क्या है, तो जिन्स का लफ्ज जो है ना ये मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आप यहाँ पर जिन्स का जो मतलब है वो समझें किस्म, यानी सनद तजनीस, यानी कि एक ही लफ्ज को मुतअद्दिद बार जिक्र करना। मुतअद्दिद का मतलब मुतअद्दिद बार यानी एक से ज्यादा दफा। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि ये सनत तकरार नहीं होती, क्योंकि सनत तकरार में भी ऐसा ही होता है कि एक लफ्ज जो है उसको आप एक से ज्यादा दफा एक लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सनत तजनीस में ऐसा नहीं होता। अब सनत तजनीस में ऐसा क्यों नहीं होता? सनत तजनीस में जनाब अली ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सनत तजनीस होती है उसमें आप एक लफ्ज को इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि, यानी एक लफ्ज है उसको आपने 2 दफा इस्तेमाल किया, एक दफा उस लफ्ज का मतलब कुछ और निकल रहा था और दूसरी दफा उस लफ्ज का मतलब कुछ और निकल रहा था। तो उस सूरत में ये कहलाती है सनत तजनीस। ठीक है, यानी कि आप जो जूमानी अल्फाज नहीं होते, जूमानी अल्फाज, अब जूमानी एक लफ्ज है जिसके 2 मतलब बनते हैं। आप उस लफ्ज को 2 दफा इस्तेमाल कर लें, एक दफा एक मतलब मुराद ले लें और दूसरी दफा दूसरा मतलब मुराद ले लें, तो उस सूरत में फिर वो क्या बन जाती है, वो सनत तजनीस बन जाती है। ठीक है। अच्छा। अब सर बैत और नज्म की डेफिनेशन काफी सेम नहीं होती। नहीं, बैत और नज्म की डेफिनेशन सेम कैसे हो गई? बैत तो एक ऐसा शेर होता है जिसको जो हम रदीफो हम काफिया होता है। ठीक है, क्योंकि अरबी के अंदर जो अशार होते हैं वो इसी तरीके से ही बनते हैं। अगर आप अरबी की शायरी पढ़ें या जो इवन अगर आप अरबी नातें देख लें तो उसमें भी आप देखिए ना कि हर शेर जो है वो क्या होता है, वो अमूमन जो है वो क्या होता है, वो हम रदीफो हम काफिया होता है। तो ये बैत का लफ्ज वहां से निकला है। तो नाज्म तो एक 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 सिन्फ है शायरी की। बैत जो है ये शायरी की सिन्फ नहीं है, ये शायरी की एक इस्तिलाह है। तो इन दोनों की डेफिनेशन तो बिल्कुल अलग अलग है बेटा। जईशा, तो आपको कैसे लगता है कि इन दोनों की डेफिनेशन सेम है? अच्छा। अब सनत तजनीस की कोई एग्जांपल दें शेरी। एग्जांपल्स एक तो यहाँ पर लिखी हुई हैं, पहले आप तजनीस का जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसको आप समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी मिसालें भी दूंगा और आपको ये मिसाल के जरिए भी समझाऊंगा। तजनीस में होता क्या है कि एक लफ्ज को आप एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल करते हैं, और हर दफा आप उस लफ्ज का एक नया मानी जो है वो मुराद लेते हैं। अब तजनीस जो है इसकी 2 अकसाम है। ठीक है, तजनीस की 2 अकसाम है। तजनीस ताम और तजनीस मुहर्रफ। तजनीस ताम और तजनीस मुहर्रफ। अब तजनीस ताम में क्या होता है, अब ये बात में गौर से समझना है इसको। मैं आपको मिसाल जो दूंगा ना, वो तजनीस ताम की अलग से मिसाल दूंगा, तजनीस मुहर्रफ की अलग से एग्जांपल दूंगा। लेकिन पहले उसका आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के उसके बाद एक एक दो दो एग्जांपल्स आपको दूंगा, ताकि आपको ये चीज़ जो है वो मुकम्मल तरीके से समझ आ जाए। ताम का जैसे है कि आपको पता है कि ताम का मतलब होता है मुकम्मल। अब तजनीस ताम में क्या होता है कि एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, उसका इमला भी एक जैसा होता है, यानी कि वो लिखा भी बिल्कुल वैसे ही यानी कि पहली दफा जब आप इस्तेमाल करते हैं उस लफ्ज को और दूसरी दफा इस्तेमाल करते हैं तो दोनों दफा वो लफ्ज एक तरीके से लिखा जाता है। तलफ़ुज़ भी एक जैसा होता है, लेकिन मानी अलग होते हैं। दूसरी दफा जब आप लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं तो आप एक दूसरा मानी मुराद देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक शेर है कि हम न बिगड़ेंगे अगर चश्म नुमाई होगी,
फिर अगर आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। अब इसमें जो लड़ाई का लफ्ज है, फिर अगर आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी, तो इसमें देखें कि ये भी लड़ाई है और यहां पर भी क्या है, लड़ाई है। लेकिन यहां पर लड़ाई का मतलब क्या है, आंख लड़ाना। ठीक है, आंख लड़ाना, जिस तरह हम लोगों ने वो पढ़े थे ना, मुरक्कब फेल पढ़े थे, आंख लड़ाना। ठीक है, तो ये एक मुरक्कब फेल है, आंख लड़ाना। तो अब आंख लड़ाने से क्या मुराद है, आंख लड़ाने से मुराद है किसी से किसी को मोहब्बत भरी नजर से देखना। ठीक है, वो नहीं था अख लड़ी बदोबदी, तो वो अख मेरी अख लग गई। ठीक है, आंख लड़ना, आंख लड़ जाना कि कोई चीज, कोई शख्स अच्छा लग जाना। अब यहां पर लड़ाई का मतलब है आंख लड़ाना, मतलब कि किसी को प्यार से देखना। और जो अगली दफा, दूसरी दफा जब आप लड़ाई का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे मुराद है फाइट, हाथापाई करना, दो बदू होना। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि एक लफ्ज को दो दफा इस्तेमाल किया, और दोनों दफा लफ्ज का जो मानी था वो अलग अलग मुराद दिया। ठीक है, दोनों दफा लफ्ज का जो मानी था वो अलग अलग मुराद दिया। अब ये क्या है, ये दर हकीकत तजनीसे ताम की एक मिसाल है। ठीक है, तजनीस ताम की एक मिसाल है। अब यहाँ पर चूंकि फिर क्लास के दौरान बंदा भूल जाता है, तो मैंने अभी कुछ दो शेर जो थे ना, वो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल के ऊपर टाइप कर लिए थे, ताकि मैं मोबाइल से आपको वो शेर जो हैं वो यहाँ पर टाइप करके आपको मैं समझा दूँ। क्योंकि मेरे जहन में था कि यार मैं शेर फिर बाद में भूल ना जाऊँ उस वक्त, तो इसलिए मैं आपको वो शेर यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए। ठीक है, ये अहमद फराज का शेर है ना, गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। अब इसमें देखें ना कि गले से लगते ही, अब ये शेर आपने जहन में रखना है। मैं ये चूंकि मुझे बाद में भूल जाने थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर दो शेर जो हैं ये लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ अभी, और फिर बाद में मैं आपको ये दोनों शेर समझाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक शेर है कि चमन में किसी ने, चमन में किसने, चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हरेक डाली आज। ठीक है, अब ये दो शेर हैं, तो इनको मैं जहाँ यहाँ पे टाइप मैंने कहा मैं कर दूं, तो क्योंकि बाद में फिर मैं भूल जाऊं, तो ये ना हो कि फिर ये मैं मिसालें आपको समझा ही ना सकूं, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ पहले ही। ठीक है, अब मैं वापस आपको लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। अब सनत तजनीस में मोबाइल भी अपना साइड पे कर दूँ। सनत तजनीस, जो तजनीस ताम होती है, आप यहाँ पर बात को समझिएगा। तजनीस ताम, तजनीस ताम में क्या होता है कि एक ही लफ्ज दो दफा इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपको यहाँ पर एक शेर की मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है कि हम ना बिगड़ेंगे अगर चश्म नुमाई होगी, फिर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। और इसी तरीके से आप ये वाला शेर देखें कि चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। तो अब इसमें देखें ना डाली का लफ्ज, तो डालना, मतलब निगाह डालना यानी कि देखना। और नीचे वाली जो डाली है उसका मतलब क्या है, ठीक है, गुल की हर एक डाली, डाली बोलते हैं वो जो गुंचा होता है, जो बड होता है। ठीक है, फूल का जो फूल बनने से पहले वो जो एक डाली बनती है ना, वो एक पूरा एक वो पहले उसका एक बड बनता है, फिर उस बड में फर्दर जो है वो एक फ्लावर जो है वो उसमें क्या होता है, उसमें ग्रो करता है। तो आप देखें कि डाली का लफ्ज जो है वो दो दफा इस्तेमाल किया, दोनों दफा लफ्ज का जो मतलब है वो क्या है, वो अलग है। लेकिन इमला भी एक जैसी है, और इन दोनों अल्फाज का जो तलफ़ुज़ है वो भी क्या है, एक जैसा है। तो ये कौन सी तजनीस है, ये तजनीस ताम है। अब आगे चलिए, तजनीस मुहर्रफ। मुहर्रफ यानी कि हर्फ से निकला है, तहरीफ से निकला है। मुहर्रफ का लफ्ज जो है ये निकला है तहरीफ से। तहरीफ का मतलब होता है बदलना, तब्दील कर देना। अब जो तजनीस मुहर्रफ होती है उसमें बेटा आप ये करते हैं कि लफ्ज एक ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जिसका इमला, इमला से मुराद ये है कि उसका, उसकी स्पेलिंग, उसको लिखा तो एक तरीके से जाता है, लेकिन उसके जो एराब होते हैं, एराब से मुराद है उसके ऊपर जो जबर जेर पेश आती है वो, और उसका तलफ़ुज़ यानी कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होती है, वो मुख्तलिफ होती है। लफ्ज एक है लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वो अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तेरा दर्द छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा।
अहमद नदीम कासमी का बल्कि आप में से कुछ क्लासेस के अंदर जो है अहमद नदीम कासमी की कुछ जो गज़लें हैं, नज़में हैं, वो सिलेबस का हिस्सा भी हैं, आपके निसाब का हिस्सा भी हैं। और मुमकिन है कि आप में से किसी क्लास के बच्चे जो हैं उन्होंने ये जो गज़ल है ये पढ़ी भी हो। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। अब देखें, घर और घिर, घर और घिर, घर घर को बोलते हैं, ठीक है, और घिर जाना यानी कि सराउंड हो जाना, ठीक है, महसूर हो जाना, बंद हो जाना किसी जगह पर। तो अब इसमें क्या है कि इसमें लफ्ज एक है, लेकिन उसके तलफ़ुज़ को एराब के जरिए तब्दील करके एक नया मानी जो है वो लफ्ज में से निकाल लिया। तो अब ये क्या बन गई, ये तजनीसे मुहर्रफ बन गई। इसी तरीके से ये जो मैंने ऊपर एक शेर लिखा, गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, गले लगना। अब गला और गिला लिखने में लफ्ज एक जैसा है, इमला दोनों की एक जैसी है, लेकिन गले, गला, ठीक है, गला लगना, गले लगना, हक करना, जफी डालना। गले से लगते ही जितने गिले, गिला बोलते हैं शिकायत को, शिकवे को। तो अब यहां पर भी क्या है, ये भी तजनीस मुहर्रफ की एक तजनीस मुहर्रफ की एक मिसाल है। ठीक है। तो आई होप कि आपको सर तजनीस ताम में एक शेर में जुमानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि तजनीस ताम जो है उसमें जुमानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में बिखर जाऊंगा। तो अब इसमें देखें, मैं और मैं यानी कि मैं, और आगे फिर समंदर में। तो ये मैं और मैं, इसको भी आप ये कह सकते हैं कि ये भी तजनीस की मिसाल है। ठीक है, ये भी क्या है, तजनीस ताम की एक मिसाल है। ठीक है, मैं और मैं। और डाली आज, और डाली आज रदीफ भी हो सकता है। हाँ, रदीफ भी हो सकता है, बिल्कुल रदीफ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, रदीफ भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन वो रदीफ था आप तब आप इसको कहेंगे ना कि जब एक पूरा आपके पास स्टैंजा आता है या दो चार अशार होते हैं, तो फिर आप इसको एज ए रदीफ जो है वो आप इसको। सर आई थिंक दीज आर, देर आर 6 टाइप्स ऑफ सनत तजनीस। बाकी वो आती है, तजनीस मुजारे आती है, ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें जो दो अकसाम है ना वो ज्यादा ज्यादा अहम है अब्दुल्ला। वो जो तजनीस मुजारे और बाकी जो अकसाम होती है ना तजनीस की, वो बेटा इंपॉर्टेंट होती हैं अरबी शायरी के अंदर। उर्दू के अंदर जो है वो हम लोग सिर्फ यही यही दो अकसाम ही ज्यादातर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी जो अकसाम है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि दो अकसाम हैं, मैंने लिखा है कि दो अकसाम अहम है। अब दो अकसाम होने में और दो अकसाम अहम होने में भी तो फर्क है ना बेटा। तो दो, जब मैंने कहा कि दो अकसाम अहम हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी अकसाम तो दो से ज्यादा हैं, लेकिन इसमें से ये दो अकसाम जो हैं ये अहम हैं आपके निसाब के हवाले से भी, और अदर देन दैट भी आपको इन दो दो अकसाम के मुतालिक आपको जो है वो जानकारी होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो अगली अकसाम है ना, ये इंतहाई आसान है। सनत मुबालगा, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। ठीक है, जैसे जो मशहूर शेर है, अब तो ये शेर एक क्लीशे बन चुका है कि हर दफा सनत मुबालगा की जब भी एग्जांपल आती है तो ये वाला शेर जो है वो असातिज़ा जो है वो सुनाते हैं। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, ठीक है, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। तो अब ये देखें ना कि इसके अंदर क्या हो रही है। अल्लाह अकबर। ऐसा मैंने एक मनहूस हाथ लगाया है ना कि ये नीचे गिर गया ये। सॉरी, आई एम सॉरी। तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी मुबालगा पाया जाता है। तो मुबालगा जो है ना, इसको समझना बहुत आसान होता है, इसकी वजाहत और इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। तो सनद मुबालगा जो है इसको आप कह सकते हैं कि जिस तरह अंग्रेजी के अंदर हाइपरबले होता है, ठीक है, हाइपरबले, जिसको आप हाइपरबॉल भी पढ़ते हैं, हाइपरबोल भी पढ़ते हैं, जिस तरह से भी आप उसको पढ़ें। तो एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। ठीक है। और उसके बाद है जी सनत सयाकतुल आदात। सनत मुबालगा भी हमारी हो गई, सनत सयाकतुल आदात। सयाकतुल आदात क्या है? सयाकतुल आदात है कलाम के अंदर गिनती का जिक्र करना, गिनती का, आदात का जिक्र करना। ठीक है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। ठीक है। तो अब ये भी क्या है, ये भी जो है वो 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। तो जहां पर भी गिनती का आता है, मेरी दुआ है कि तुम जियो 1000 बरस, और एक बरस के हो दिन 50,000। तो अब इसमें देखिए गिनती का इस्तेमाल है। तो गिनती का इस्तेमाल जब आप करते हैं बेटा, तो फिर क्या बन जाती है वो, सनत सयाकतुल आदात बन जाती है। सनत सवालो जवाब।
हाँ, ये सनाए लफ्जी हैं जी, बिल्कुल अब्दुल्ला। आप जो ये सयाकत उल अदा जो है, इनको आप सनाए लफ्जी कह सकते हैं, क्योंकि लफ्ज के जरिए आप एक हुस्न पैदा कर रहे होते हैं ना। बाकी दो का, चार का, पांच का कोई इस तरह से मीनिंग के हवाले से तो कोई लिटरेरी मीनिंग तो नहीं होता ना गिनती का। सनत सवाल जवाब। अब जो सनत सवाल जवाब है, ये बहुत कम उर्दू के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुई है। ठीक है। सनत सवाल जवाब, आप देखें यहाँ पर एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि इज इट रेटरिकल क्वेश्चन। तो एक तो आपके रेटरिकल के स्पेलिंग्स बेटा गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। सर, एक बरस कितने टाइम का होता है? एक बरस बेटा साल को बोलते हैं। बरस जो है वो साल को बोलते हैं, इसलिए साल के बाद बरसी आती है ना। इसको आप लोग एनिवर्सरी भी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। अच्छा, अब ये तवज्जो कीजिएगा। नायाब ने एक सवाल पूछा है कि क्या ये रेटरिकल क्वेश्चन होता है। तो रेटरिकल क्वेश्चन जो है ना, अब ये हालांकि अंग्रेजी की एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको वो भी मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आप में से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने इंग्लिश और उर्दू दोनों का कोर्स लिया हुआ है। तो रेटरिकल क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें होता यह है कि उसमें जो शायर है वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, उसका जवाब नहीं देता। ठीक है। जो रेटरिकल क्वेश्चन होता है ना, उसमें सिर्फ सवाल पूछा जाता है। शायर जो है वो एक सवालिया फिक्रा बनाता है, एक इस्तिफहामिया जुमला बनाता है, और अपनी बात को आगे जारी रखता है, जवाब नहीं देता उसका। जिस तरह मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल की वो जो एक मशहूर नज्म है, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदां था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तो अब इसमें अल्लामा इकबाल क्या कर रहे हैं? एक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का वो जवाब नहीं देते। सिर्फ सवाल का मकसद जो है वो क्या है, जो पढ़ने वाला है, जो कारी है, जो सुनने वाला है, उसकी सिर्फ तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना है। ठीक है। तवज्जो मबजूल करवाना है, उस सवाल का जवाब देना जो है वो मुराद नहीं होता रेट्रिकल क्वेश्चन के अंदर। जबकि जो सनत सवाल जवाब है, इसमें शायर जो है वो एक सवाल जवाब की सूरत में, एक मुकालमे की सूरत में, एक सवालिया जवाबिया मुकालमे की सूरत में एक सवाल जवाब की जो एक तकरार होती है, उसको उसको शेरी रंग दे देता है शायद। और एज आई सेड कि ये उर्दू के अंदर इसकी जो रिवायत है वो बहुत बहुत कमज़ोर रिवायत है, और इसको बहुत कम जो शुअरा हैं उन्होंने इस्तेमाल किया। जिस तरह इब्ने इंशा है, तो इब्ने इंशा की कुछ नज़मों के अंदर ये जो आपके सामने जो मिसाल दी गई है, ये भी इब्ने इंशा की एक नज़्म में से ली गई है। कहाँ जापान को जाएं, तो आगे मतलब आप देख लें कि कहाँ जापान को जाएं, कहाँ जापान को जाओ। ठीक है। इस तरीके से पूरी उनकी एक फनी, एक मजाहिया उनकी एक नज़्म है। अच्छा, अब इसी तरीके से फिर जॉन एलिया। ठीक है। तो वो जॉन एलिया का एक शेर है। अब जो सनत सवाल जवाब होती है ना, इसमें कोई उस तरीके की कोई बहुत बड़ी चीज छुपी भी नहीं होती। बस एक एक मुनफरद अंदाज होता है बात कहने का। अब वो जॉन एलिया का एक शेर है। मैंने कहा कि कौन हो, सॉरी, उसने कहा कि कौन हो, मैंने कहा कि जॉन हूं। उसने कहा कि कौन जॉन, मैंने कहा कि एलिया। अब ये जॉन एलिया का एक शेर है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो सवाल जवाब की जो सनत है, ये बहुत कम, एज आई सेड, बहुत कम जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा, और उसके बाद जो आखिरी हमारी सनत है, इसको आपने जो है वो सनत तलमीह के साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये है सनत तलमीह। ठीक है। यानी कि उस जो तलमीह होती है, तलमीह उसके आखिर में हे आती है, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तलमीह हे के साथ। जो तलमी होती है, वो जो एलूजन है जिसमें तारीखी हवाला होता है, ये है तलमी। ठीक है। और इसके आखिर में क्या है? इसके आखिर में एन है। एन, तलमी एन है इसके आखिर में। तो इन दोनों का बेटा आपने फर्क समझना है। सनत तलमी में क्या होता है? ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरे जो हैं, दोनों मिसरे जो हैं वो क्या हों? मुख्तलिफ जबानों में हो। एक मिसरा एक जुबान में हो और दूसरा मिसरा जो है वो दूसरी जुबान में हो। तो ये क्या कहलाती है? ये सनत तलमी कहलाती है। अच्छा, मुझे जाती तौर पर ये वाली सनत बहुत ज्यादा पसंद है, जो 12वीं हमारी सनत है ना, सनत तलमी। क्योंकि एक जमाना था जब मुझे ना, खास तौर पर अभी भी मुझे शौक है, लेकिन एक मैं आपको एक अपने अपने लड़कपन के जमाने की एक वाकया सुना रहा हूँ। जब मुझे नातिया जो शायरी होती है, नातिया शायरी, इसको कलेक्ट करने का मुझे शौक था। ठीक है। और मैंने उस दौर में काफी ज्यादा जो नातिया
शायरी है उसको मैंने कलेक्ट भी किया। ठीक है, मैं किताबें खरीदता था नातों वाली, मुजफ्फर वारसी, फिर अहमद रजा खान, अशरफ अली थानवी, इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े जो नात खां हैं, तो उनकी जो किताबें हैं, नातें हैं, उनको मैं कलेक्ट किया करता होता था। और मैंने अपनी एक डायरी बनाई हुई थी, और उसके अंदर मैं जो मुझे नातें पसंद होती थी उनको मैं उसमें लिखा करता होता था। और उसमें मैंने कोई तकरीबन कोई 300 से ज्यादा नातें जो थी वो मैंने उस डायरी में लिखी थी। मुझे सिर्फ शौक शौक था नातें कलेक्ट करने का और नातों को लिखने का, पढ़ने का। मेरी आवाज चूंकि इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं पढ़ता तो नहीं होता था, लेकिन मैं नातें लिखता होता था कलेक्ट कर करके अपनी डायरी के ऊपर। मैंने अपनी एक डायरी बनाई हुई थी, वो मेरे पास डायरी अभी भी पड़ी हुई है। अच्छा, तो अब उसमें ना जो नातिया अशार, आपको पता है कि नात के अंदर तो फिर जारी बात है, जो नात लिखने वाले जो जो शुअरा होते हैं, तो उनकी जो अरबी के ऊपर गिरफ्त है और फारसी के ऊपर गिरफ्त है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो जब इस तरीके का कोई शेर आता था ना जिसमें एक मिसरा उर्दू में होता था, एक फारसी में या एक अरबी में, तो मैं उसको बहुत ज्यादा इंजॉय किया करता होता था। बहुत ज्यादा मैं उसको एंजॉय करता था, और वो इस तरह के जो अशार होते थे वो मेरे फेवरेट अशार हुआ करते होते थे। तो इसको देखकर मुझे फौरन से वो याद आ जाती। अब बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि तलमी या तलमीह। अब इसमें सर फर्स्ट शेर क्या तलमी है या नहीं, बार में सनत वाला। अब ये वाला जो शेर है ना, ये, ठीक है, ये आप इसको, आपने इसको तलमीह नहीं कहना, ये तलमीह है। कि एक इसका जो मिसरा है वो अरबी में है, और एक इसका मिसरा जो है वो क्या है, वो उर्दू में है। तो इस लिहाज से ये जो शेर है ये क्या है, ये सनत तलमी की एग्जाम्पल है। तलमी। अब ये मरियम बेटा आपने पता नहीं क्या भेजा है, आई आई वॉन्ट बी एबल टू ओपन इट, क्योंकि ये मेरे पास ना, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा सेपरेट ऐप के अंदर जाके, और वो मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चले, अब ओपन हो गया। ये आप मरियम बेटा, इस इमेज से आप क्या क्या जाहिर करना चाह रहे हो? व्हाट डू यू वांट टू बेसिकली इम्प्लाई? आप क्या बात, किस बात की आप वजाहत करना चाह रहे हो? देखो, जो जो तलमीह होती है ना, तलमीह हे के साथ, वो तो वही होती है ना जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाई है, कि किसी भी किसी मशहूर वाक़े, किसी तारीखी शख्सियत का, किसी आयत का, किसी हदीस वगैरह का जिक्र करना। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है, अब इसमें जो शायरी, जो अल्फ, जो एक तरह से कह सकते हैं कि मिसरे दोनों सनत तलमीह के अंदर, बात को समझिएगा, सनत तलमीह के अंदर जो मिसरे होते हैं वो दोनों एक ही जुबान में होते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा सर जो फर्स्ट शेर है एग्जाम्पल में तलमीह का, वो कौन सी सनत है? आप तलमीह की बात कर रही हो या तलमीह की बात कर रही हो? आई यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? ये वाला जो शेर है, ये तलमीह की एग्जाम्पल नहीं है, ये तलमीह की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये देखें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि इसको समझाने में भी मुझे अच्छी खासी मगजमारी करनी पड़ रही है, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, वरना आई कुड सिंपली इग्नोर इट, मैं इसको ऐड ही ना करता। लेकिन ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो आप जाहिर बात है जितना भी मुझे इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, जितना भी खपना पड़ेगा मैं खपूंगा, लेकिन आपको मैंने ये समझाना है। तो सनत तलमीह के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, कि एक मिसरा एक जुबान में होता है और दूसरा मिसरा दूसरी जुबान में होता है। जरूरी नहीं है कि एक अरबी में हो और दूसरा उर्दू में हो। सर इस तरह भी हो सकता है कि किसी वाक्य की तरफ भी इशारा हो और दो जुबानें भी इस्तेमाल हों। हो सकता है, हो सकता है, तो उस सूरत में फिर उसमें दोनों तनवी, दोनों जो सनतें हैं वो मौजूद होंगी। ये बात तो हमने कल भी डिस्कस की थी कि एक शेर के अंदर एक से ज्यादा सनतें हो सकती हैं। ठीक है, एक शेर के अंदर एक से ज्यादा जो है वो सनतें जो है वो इसमें हो सकती हैं। ठीक है, अब वो पीर मेहर अली शाह साहब की एक बड़ी मशहूर नात है। ठीक है, आपने शायद सुनी भी होगी, अज सिख मित्रा दी बथेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, आज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। ठीक है, तो अब उसके अंदर आपको जो ये जो सनत तलमी है, इसकी आपको ढेर सारी उसमें एग्जांपल्स मिल जाती हैं।
वो जो आखिरी शेर है, सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अकमला का, मा ahsana का। ठीक है। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। तो अब इसमें देखें कि एक जो पहला इसका मिसरा है वो अरबी में है, और अगला जो मिसरा है वो पंजाबी में है। पहला मिसरा अरबी में है और दूसरा जो है वो पंजाबी में है। तो इस तरह भी हो सकता है। तो अब ये सनत तलमी भी है, और इसमें कुरान अरबी के कुरान के लफ्ज आ गए, तो आप इसमें तलमी और तलमी दोनों पाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अब्दुल्ला, आप अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि सनत तिबाक, सनत तफरीक और सनत तजाहुल आरफाना। देखो, तजाहुल आरफाना जो है वो दर हकीकत अगरचे इसको अक्सर किताबों के अंदर मैंने भी देखा है, ग्रामर की कुछ किताबों के अंदर जो तजाहुल आरफाना है इसको एक सनत के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। जबकि जो तजाहुल आरफाना है ये सनत नहीं है। तजाहुल आरफाना जो है ये एक अंदाज है। इस तजाहुल आरफाना है, इसी तरीके से जो है वो साहल मुमतने है। तो साहल मुमतने, तजाहुल आरफाना, ये सनतें नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि शायरी, शेर कहने का एक अंदाज है। ठीक है। और जो सनत तफरीक है, तफरीक में ये होता है कि आप एक मिसरे के अंदर, एक मिसरे के अंदर किसी चीज की का जिक्र करते हैं और दूसरी चीज के अंदर आप उसी की नफी करते हैं। सनत तफरीक में और सनत तजाद में फ़र्क ये होता है कि तजाद में आप दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के मुख्तलिफ होते हैं। तफरीक में आप दो बातें करते हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। 12 वाले की प्रोनाउंसिएशन बता दें। 12 वाले की जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सनत तलमी। ठीक है। तलमी, इसके आखिर में एन है, हे नहीं है। बस ये फर्क है। ठीक है। ऑल राइट। सयाकतुल आदात में ये होता है कि गिनती का आप जिक्र करते हैं। ठीक है, गिनती का जिक्र करते हैं तो वो सनतें सयाकतुल आदात बन जाती है। अच्छा। अब इसके बाद हम चलते हैं, अभी आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो बीच में आ रहे हैं जो कि इररेलेवेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अब आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये क्विकली करवा के, मैं साथ साथ टाइम भी देख रहा हूँ बिकॉज मैं चाह रहा था कि हम लोग इसको 8:30 तक इसको कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जो है वो हम लोग अगला जो पार्ट है उसकी तरफ हम लोग मूव कर जाएं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग कसीर और इंतखाबी सवाल जो हैं उनको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। इल्म बदी की दो बुनियादी अकसाम कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताएं बेटा। सनाए लफ्जी और सनाए मानवी। तो ये एमसीक्यूज है ना, ये भी दर हकीकत जो हमने पढ़ा होता है उसी को रिवाइज करने का एक अंदाज है। ठीक है, उसी को एक तरह से हम लोग रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, सनत तलमीह में किस किस्म का जिक्र किया जाता है? वेरी गुड। मशहूर वाकयात या शख्सियात का। और सनत मुराद और नज़ीर में क्या खासियत होती है? सनत मुराद और नज़ीर में एक ही मुनासबत से अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। और सनत हुस्न तालील का मकसद क्या होता है? हुस्न तालील का क्या मकसद होता है? शायराना वजह बताना। और सनत लफ़ नशर का क्या मफहूम है? हम्म। सनत लफ़ नशर जो है इसका क्या मफहूम होता है? हाँ, एक मिसरे में इशारा करना और दूसरे में क्या कर देना, दूसरे में उसी की जो है वो वजाहत कर देना। और सनत तज़मीन जो है उसमें क्या होता है? हम्म। जी, सनत, एक मिनट यार, मेरा फोन जो है ना वो बार बार बज रहा है और मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरा फोन जो है ना ये बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एक मिनट। इसको देख लो, मैं इसका डेटा ऑफ कर दूँ। अच्छा। सनत तस्मीर का बेटा क्या मतलब होता है? किसी दूसरे शायर का मिसरा जो है वो शेर में डालना। और सनत तजाद की क्या मिसाल हो सकती है? सनत तजाद की, ओके, सुबह होती है शाम होती है। और सनत तकरार का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब किसी लफ्ज या जुमले को दोहराया जाए। तजनीस ताम और तजनीस मुअर्रफ में क्या फर्क होता है? अब इसमें से मुझे बताएं। जी, तजनीस, इसमें से मुझे बताएं कि जो ऑप्शन ए है ये तजनीस ताम है या तजनीस मुअर्रफ है? इमला एक जैसा, तलफ़ुज़ मुख्तलिफ। मुहर्रफ।
और तलफ़ुज़ एक जैसा लेकिन इमला मुख्तलिफ। ऐसा होता है क्या? तलफ़ुज़ एक जैसा हो, इमला मुख्तलिफ हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं है। इमला और तलफ़ुज़ दोनों मुख्तलिफ हों, ऐसा होता है क्या तजनीस में? तजनीस में क्या ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता। क्या दोनों एक ही हैं? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि तजनीस ताम जो है उसमें इमला एक होती है, और मुहर्रफ जो है इसमें क्या होता है, तलफ़ुज़ मुख्तलिफ होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हुआ? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग तुक्के लगा रहे थे, कोई बे कह रहा था, कोई जीम कह रहा था, कोई दाल कह रहा था। अच्छा, सनत मुबालगा को कब इस्तेमाल किया जाता है? बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना हो। सयाकतुल आदाद की इसमें से मिसाल कौन सी हो सकती है? हम्म। और सवाल जवाब की मिसाल। ठीक है। और जो सनत तलमी होती है उसमें हाँ, ये तो मैंने सवाल ही गलत बनाया है। ये तो सवाल ही मैंने गलत बनाया। दोनों में से मुख्तलिफ जबानों में हो तो वो क्या कहलाती है? वो सनत तलमी कहलाती है। ऑप्शन जी। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफत शान रफ़ाना का जिक्र देखे। तो ये तो बेटा तलमीह की मिसाल है ना, तलमीह की। इसमें दोनों यूज नहीं हुई ना बेटा नायाब। इसमें दोनों मिसरे जो हैं, जो आपने शेर लिखा है, इस शेर के अंदर दोनों मिसरे उर्दू में हैं। इसमें दोनों मिसरे जो हैं, मैं इसको यहाँ पर टाइप ही कर देता हूँ आपका शेर। ये जो शेर है बेटा, इसमें दोनों मिसरे उर्दू में। ऐसा नहीं है कि दूसरा मिसरा जो पहला जो है वो उर्दू में है और दूसरा जो है वो अरबी में। सिर्फ इसमें अरबी की एक तरकीब यूज हुई है। वरना ये मिसरा जो है ये क्या है, ये दूसरा मिसरा भी इसका उर्दू में ही है। तो ये तलमीह की एग्जाम्पल होगी। ठीक है नायाब। ओके। सनत तजनीस ताम में इमला और तलफ़ुज़ की क्या हालत होती है? दो। मुबीन। तजनीस ताम में इमला और तलफ़ुज़ दोनों एक जैसे होते हैं। तजनीस ताम में इमला और तलफ़ुज़ जो है वो दोनों एक जैसे होते हैं। मानी मुख्तलिफ होता है। सनत तज़ाद का मकसद क्या होता है? नहीं, सनत तलमीह जो है आमना, उसमें दोनों, उसमें एक ही जुबान में होते हैं। तलमीह जो होती है ना हे के साथ, उसमें दोनों एक ही जुबान में होते हैं। अच्छा, तज़ाद में क्या होता है? मुखालिफ ख्यालात या अल्फाज का इस्तेमाल करना। सनत हुस्न तालील में शायरी की वजह बयान की जाती है। ये शायराना वजह क्या होती है? हकीकत होती है, तज्जिया होता है, माकूलियत होती है, या तखय्युल होता है? ये तखय्युल होता है। ना हकीकत होती है, ना तज्जिया होता है, ना माकूलियत। माकूलियत का मतलब है रीजनिंग, अकल को इस्तेमाल करना। अच्छा, सनत तज़मीन का क्या मकसद होता है? दूसरे शायर का कलाम अपने कलाम में शामिल करना। और सयाकतुल आदाद में आदाद का जिक्र किस तरह किया जाता है? क्या आदाद का इस्तेमाल करने से शायरी में तशवीश पैदा हो जाती है? किसी खास वाक़े की वजाहत की जाती है? या आदात का जिक्र जो है वो किसी मखसूस दिन या तारीख में होता है, या आददी हिसाब के लिए किया जाता है? आदात के जरिए किसी खास वाक़े की वजाहत की जाती है, आददी हिसाब के लिए नहीं होता। जब आप कहते हैं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो क्या शायर ने हिसाब लगाया और हिसाब लगा के उसने देखा कि सिर्फ 4 ही दिन थे? क्यों भाई? हाँ। तो ये तो एक किसी खास वाक़े की वजाहत आप करते हैं ना। किसी खास वाक़े की आप वजाहत कर रहे होते हैं आदात के जरिए। ठीक है। सनद तकरार का मकसद क्या होता है? लफ्ज या जुमले को बार बार दोहराना। और तजनीस मुहर्रफ का क्या मतलब है? ये चूंकि तजनीस वाला जरा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इसके एमसीक्यूज थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो तजनीस मुहर्रफ जो है उसमें एक जैसी इमला होती है और मुख्तलिफ तलफ़ुज़ होता है। इमला एक जैसी होती है, तलफ़ुज़ जो है वो बेटा क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। तो वो फिर क्या बन जाती है? तजनीस मुहर्रफ बन जाती है। वेरी गुड जारिफ।
या सेम स्पेलिंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद है जी अदबी असनाफ। असनाफ जो है ये सिंफ की जमा है, सिंफ बोलते हैं किस्म को, टाइप को। और बुनियादी तौर पर अदब की दो असनाफ हैं, जिसको हम लोग शेरी असनाफ और नसरी असनाफ बोलते हैं। शेरी असनाफ से मुराद ये है कि वो तमाम की तमाम असनाफ, यानी कि वो तमाम की तमाम टाइप्स जो पोइट्री की टाइप्स हैं, पोइट्री की जितनी भी टाइप्स हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो शेरी असनाफ कहलाती हैं। और जो नसर, नसर की जो यानी कि प्रोज की जो टाइप्स हैं वो तमाम की तमाम क्या कहलाती है, वो नसरी असनाफ कहलाती है। और ये बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। अगरचे इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन आसान भी है। ठीक है। तो शेरी असनाफ जो है ना, ये दो दो एतबार से हम लोग शेर की असनाफ जो हैं, या जो शायरी की, पोइट्री की जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो एतबार से करते हैं। बलिहाज हैयत यानी स्ट्रक्चर के एतबार से, स्ट्रक्चर वाइज इसकी कुछ टाइप्स हैं। और फिर बलिहाज मौजू टॉपिक वाइज, स्ट्रक्चर वाइज भी इसकी कुछ टाइप्स हैं। और फिर उसके बाद मौजू के एतबार से, टॉपिक के एतबार से भी क्या है, इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि बलिहाज हैयत, हैयत के एतबार से, हैयत के एतबार से इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो हम लोग आज कर लें। और कल जो है वो हम लोग इसकी बलिहाज मौजू जो है वो, जो इसकी असनाफ हैं, वहां से हम इंशाल्लाह कल अपने सबक को शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग विल कीप गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो बलिहाज हैयत जो इसकी अकसाम हैं, उसमें सबसे पहले है शेर। ठीक है। अब शेर जो है इसका लफ्ज शऊर से निकला है। और इसकी तारीफ ये है कि दो हम वजन मिसरे जिनका मफहूम एक हो, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं वो, शेर कहलाते हैं। ठीक है। दो हम वजन मिसरे जिनका मफहूम एक हो, एक ही बात जिसके अंदर की जा रही हो। एक शेर के अंदर एक ही बात की जाती है मोस्टली, एक शेर के अंदर दो बातें आप नहीं कहते होते। ठीक है। एक शेर जो होता है वो एक एक बात उसके अंदर क्या होती है, एक बात की वजाहत जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है, या एक मफहूम जो है वो उसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। शेर के बाद है रुबाई। ठीक है। रुबाई, रुबाई क्या है, रुबाई जो है रुबाई का जो लफ्ज है ये निकला है रुबा से। रुबा, रुबा का मतलब होता है चार। तो एक ऐसी नज्म जो सिर्फ चार मिसरों पर मुश्तमिल हो, सिर्फ चार मिसरे, चार मिसरों के बाद यानी चार लाइनों के बाद, चार मिसरों के बाद नज्म मुकम्मल हो जाए, तो ऐसी नज्म जो है वो क्या कहलाती है, रुबाई कहलाती है। और रुबाई का जो कल्चर है उर्दू के अंदर, ये दर हकीकत अरबी से आया है। अरबी के अंदर जो है वो रुबाई बहुत ज्यादा कही जाती है। अरबी के बड़े मशहूर मशहूर शुअरा हैं जिन्होंने सिर्फ रुबाइयां लिखी, यानी चार मिसरों के अंदर ही पूरी बात जो है वो कह दी जाती है। ठीक है। तो उर्दू के अंदर भी रुबाई लिखने की कुछ कोशिशें की गई हैं। अल्लामा इकबाल की एक मशहूर रुबाई यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखी है। अच्छा, अब ये चीजें आपसे पेपर में एमसीक्यूज में नहीं पूछेगा एग्जामिनर, कि पूरी रुबाई दे दे और आपको कहे कि बताएं ये क्या है। आपसे वो रुबाई की तारीफ पूछ लेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपको कह सकता है कि रुबाई की तारीफ करें और मिसाल दें। तो इसलिए यहाँ पर, यहाँ से ऑनवर्ड्स मैंने एक एक मिसाल सिर्फ दी है, ताकि आपको इसकी सिर्फ समझ आ जाए और आप इसको याद कर लें, या आप इसको जो है वो दोहरा लें, ताकि आपको वहां पर एमसीक्यूज के अंदर, सॉरी एमसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह अल्लामा इकबाल की रुबाई है कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अक्सर आपके जो स्कूल्स हैं उनकी दीवारों पर भी ये चीज़, ये रुबाई जो है वो अक्सर लिखी भी होती है। उसके बाद है किता। अब किता क्या होता है, किता में और रुबाई में एक मामूली सा फर्क है, उस फर्क को भी हम समझेंगे। और ताकि आपको रुबाई में और किता में फर्क करना भी आ जाए। और अक्सर आपसे एग्जामिनर्स जो हैं वो रुबाई और किते का, बाज दफा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपसे रुबाई और किते का फर्क भी पूछ लेते हैं। रुबाई भी शेर को ही कहते हैं। नहीं, रुबाई के अंदर चार मिसरे होते हैं। तो चार मिसरे होने का मतलब ये है कि चार मिसरे जब होते हैं तो इसका मतलब उसमें दो शेर होते हैं। चार मिसरों का एक बंद होता है। बंद आप इसको नहीं कह सकते। चार मिसरों का एक बंद का तो मतलब ये है कि जब आप कहते हैं बंद, तो इसका मतलब ये है कि उस जैसे और भी कुछ बंद उसके अंदर नज्म के अंदर मौजूद होंगे। रुबाई जो होती है ना, इसके इसका एक ही बंद होता है, सिंगल स्टैंजा होता है, और उस स्टैंजा के अंदर चार मिसरे होते हैं। तो इसलिए रुबाई को आप रुबाई ही कहते हैं, रुबाई को आप बंद नहीं कह सकते। ठीक है मुबीन। अच्छा, अब किता जो है,
किता का लुग़वी माना है टुकड़ा, और दो या दो से ज्यादा अशार। अब रुबाई के अंदर सिर्फ चार अशार होते हैं, किता के अंदर दो या दो से ज्यादा अशार का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसमें एक ही मौजू हो। दो या दो से ज्यादा अशार, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो रुबाई होती है, रुबाई रुबाई का जो पहला शेर होता है, पहला शेर, वो हम रदीफो हम काफिया होता है। पहला शेर जो है वो हम रदीफो काफिया होता है, और दूसरा शेर जो है वो उसके अंदर रदीफो काफिया की पाबंदी नहीं होती। ठीक है, समझ आ रही है। और जो किता है, किता हर लिहाज से आजाद होता है। किता जो है वो रुबाई की तर्ज पर भी हो सकता है, और उसमें अशार की जो तादाद है वो कम अज कम जो है वो इसमें दो अशार होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उर्दू के अंदर जो है वो रुबाई बहुत कम लिखी गई है, लेकिन किताब बहुत ज्यादा लिखे गए हैं। उर्दू जुबान के अंदर किताब जो है वो बहुत ज्यादा लिखे गए हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। जॉन एरिया ने बहुत ज्यादा किताब लिखे हैं। जॉन एरिया जो हैं, उनकी शायरी के अंदर आपको बहुत ज्यादा किताब जो है वो मिल जाते हैं। वो उनका वो मशहूर है ना, आपने अक्सर पढ़ा भी होगा या आपने सुना होगा। वो जो है, तुम जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। फिर वो कहते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ जहन मुजदे इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। ठीक है, तो अब ये जो होंगे ना, ये जो जले सड़े हुए जो ओवर कुक्ड आशिक हैं, ओवर कुक्ड आशिक, वो हाय वाह आय हाय, अब उनकी आय हाय निकल रही होगी। ठीक है, वो पढ़ाई पे ध्यान दो अल्लाह के बंदो, ये आय हाय क्या करके मतलब क्या मिलता है तुम लोगों को। ठीक है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं आई इस तरह की चीजों की। अभी तुम लोग जो है ना वो स्टडी पे फोकस करो। आए हाय, तो बच्चे बच्चों को शेर सुनाओ तो बच्चे आए हाय, तो क्लास में ना अजीब ही उनकी, उनके अंदर से ना एक ऐसा लगता है कि जैसे ना ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी। अभी ये ट्रांसफॉर्म होगा और ट्रांसफॉर्म होके इंसान से पता नहीं कोई नई चीज बन जाएगी। ठीक है, तो वेल एनी हाउ, मैंने बस आपके जो उमड़ते हुए जज्बात थे, उमड़ते हुए जज्बात थे, उनके ऊपर मैंने एक ढक्कन रख दिया। ठीक है, वरना मैंने कहा ये ना हो कि सर समझ आती नहीं उनको, और बिल्कुल ऐसे ही है, समझ उनको कुछ आती नहीं और वाह 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 ऐसे करना शुरू कर देते हैं। अच्छा वेल एनी हाउ, तो उसके बाद है जी नज्म। किता तो कम्प्लीटली डिफरेंट है रुबाई से। ये फिर कोई सिमिलैरिटी है? देखो सिमिलैरिटी सिर्फ बेटा ये है कि बाज दफा किता जो है वो भी दो अशार पर मुश्तमिल हो सकता है। तो चूंकि रुबाई के अंदर भी दो अशार ही होते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, तो किता जो है वो दो अशार की पे भी हो सकता है, दो से ज्यादा का भी हो सकता है। उसमें रदीफो काफिया की कोई पाबंदी नहीं होती, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दोनों अशार का रदीफो काफिया एक हो सकता है, दोनों का मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो किता जो है वो, किता का मतलब है बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा होता है, वो ना पूरी नज्म नहीं होती, किसी नज्म का हिस्सा भी नहीं होता। ठीक है, तो वो एक बस और आमतौर पर किताब की कहानी ये होती है कि शायर लिखने बैठता है, वो कोई दो चार, उसने दो शेर लिखे, तीन शेर लिखे, वो बच्चा रो पड़ा, तो दोस्त का फोन आ गया, ख्याल टूट गया, तो अब उसको वो मुकम्मल नहीं कर सका, वो कहता है यार इसको ये बस ये किता है, उधर ही उसको छोड़ दिया। तो मोस्टली जो किताब होते हैं ना वो बेटा वो इस तरीके से वजूद में आते हैं। ख्याल टूट गया, ठीक है, कहीं और कोई डिस्ट्रैक्शन हो गई, ख्याल टूट गया, तो बस उसको उधर ही छोड़ दिया, यार बस मैं नहीं इसको मुकम्मल करता। तो शायर होते हैं ना, तो जरा उनका फिर मिजाज भी थोड़ा सा मुतलवन मिजाज होते हैं, वो बस यार मैं नहीं इसको मुकम्मल करता, लेट्स कॉल इट अ किताब। तो इस तरीके से किताब जो है वो शायरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सर मुखम्मस और मुसद्दस को हम किते कह सकते हैं? नहीं नहीं यार बेटा, मुखम्मस को आप किता तो नहीं कह सकते ना। मुखम्मस तो बाकायदा एक नज्म होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टैंजाज होते हैं, हर स्टैंजा जो है वो पांच मिसरों का होता है, तो वो मुखम्मस होती है। मुखम्मस तो एक बाकायदा नज्म होती है, या मुसद्दस जो है वो एक बाकायदा तौर पर एक नज्म होती है। किता जो है ना एक आधा अधूरा सा एक एक छोटा सा एक अशार का एक मजमुआ होता है, और वो तमाम के तमाम अशार एक ही मौजू पर होते हैं। अच्छा, नायाब ने चार पांच दफा एक ही चीज पूछी है कि क्या कसीदा नज्म है? कसीदा नज्म भाई, कसीदा नज्म है, ऑब्वियसली नज्म है, कसीदा नज्म है।
ठीक है। और आप कसीदे को क्या कहना चाहते हैं? कसीदा बेटा नज्म है, नज्म की ही एक टाइप है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि शेर की टाइप है कसीदा जो है, शायरी की एक किस्म है जो कि नज्म के तर्ज पर लिखी जाती है। नज्म के तर्ज पर लिखी जाती है, लिखा जाता है कसीदा। और कसीदे के अंदर जो है वो कुछ गजलिया झलक भी पाई जाती है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली स्पीकिंग तमाम की तमाम जो शायरी है, तमाम शायरी को आप नज्म कह सकते हैं, क्योंकि तमाम शायरी के अंदर नज्म वाला मिजाज मौजूद होता है। क्योंकि नज्म का मतलब है चीजों को परोना, नज्म का मतलब है चीजों के अंदर तरतीब लेकर आना। तो चाहे वो एक शेर हो, चाहे वो किता हो, रुबाई हो, मुरब्बा हो, मुहम्मस हो, मुसद्दस हो, मुसब्बा हो, तो उसके अंदर जाहिरी बात है यू नो यस, किता का मरकजी ख्याल होता है। मरकजी ख्याल तो बेटा हर चीज का होता है ना मुबीन, बेटा मरकजी ख्याल तो हर चीज का होता है ना, हर कोई भी बात मरकजी ख्याल के बगैर तो नहीं होती ना। सर किता में दो से ज्यादा अशार से मुराद, दो से ज्यादा जितने भी हों, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह अशार भी हो सकते हैं, छह अशार का किता भी हो सकता है। तो शायर की मर्जी के ऊपर मुनहसर है ना। अच्छा, अब उसके बाद है नाज्म। नाज्म का लुग़वी माना क्या है? परोना। ठीक है, जैसे मोती लड़ी में परोए जाते हैं। ठीक है। और इसका इस्तिलाही माना क्या है? वो शायरी जिसमें एक ही मजमून या एक ही ख्याल बयान किया जाए। अब ये है नज्म की इस्तिलाही तारीफ। ठीक है, वो शायरी जिसमें एक ही मजमून, यानी एक ही सब्जेक्ट मैटर, एक ही बात, एक ही ख्याल पेश किया जाए, तो वो पूरी की पूरी नज्म जो है, या पूरी की पूरी वो जो शायरी का एक पीस होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको उर्दू के अंदर हम उसको नज्म कहते हैं। और नज्म की हैयत के एतबार से, ठीक है, हैयत के एतबार से, हैयत के एतबार से बेटा, यानी स्ट्रक्चर के एतबार से नज्म की तीन तीन अकसाम है। एक ख्याल ना हो तो वो फिर नज्म नहीं होती ना। अगर एक ख्याल ना हो तो वो फिर तहजीब हाफी की नज्म हो सकती है, वो अली जरियून की कोई नज्म हो सकती है। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये है कि जो एक नज्म के अंदर एक ख्याल को बंद नहीं कर सकता, तो वो शायरी नहीं है फिर। ठीक है, वो सिर्फ वो लफ्जबाज है, वो लफ्जों का जादूगर है बस। वो देखता है कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चार जुमले लिख के तो वो वाह वाह करवा लेता है। वो शायर नहीं होता फिर, जिसकी जिसकी जो जो कहता है कि मैं नज्म लिख रहा हूँ और उस नज्म के अंदर उस एक ख्याल को वो काबू ही नहीं रख सकता, या एक ख्याल को वो उसके अंदर मुहित ही नहीं कर पाता, तो वो फिर शायर नहीं होता। तो सर ये तो सर छह या पांच मिसरे हो सकते हैं, तो मुखम्मस और मुसद्दस क्यों नहीं कह सकते? यार देखो, मुखम्मस और मुसद्दस जो होती है ना, वो एक ऐसी नज्म होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा बंद होते हैं, एक से ज्यादा स्टैंजाज होते हैं, और हर स्टैंजा के अंदर पांच लाइनें होती हैं, तो फिर वो मुखम्मस बनती है। किता जो होता है वो सिर्फ होता ही दो मिसरों का है, सॉरी, चार मिसरों का है, पांच मिसरों का, छह मिसरे, खाली छह मिसरे हो तो आप उसको मुसद्दस तो नहीं कह सकते ना। मुसद्दस तो तब बनेगी ना जब छह छह मिसरे के कुछ चार पांच उसके अंदर जो हैं, वो एटलीस्ट उसके अंदर दो स्टैंजाज तो हो ना, छह छह मिसरों के, फिर आप उसको मुसद्दस कहेंगे ना। खाली छह मिसरों को तो आप मुसद्दस नहीं कह सकते। आमना, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, ऑल राइट, आई एम वेरी हैप्पी इफ यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, और ये जो बच्चे बीच में ना एक बिल्कुल इररेलेवेंट किस्म के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, मतलब मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, आप लोग किसी और ही दुनिया में घूम रहे होते हो, वहीं से आप उस दुनिया से आप मुझे कॉल मिला देते हो। ठीक है, मरीज से फोन कर रहे होते हैं मुझे। बेटा इस तरह ना किया करें, जो टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं उसी टॉपिक पे रहा करें। ठीक है, तो फिर मसला ये होता है कि आप, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आपने फिर 2 दिन बाद वही चीजें मुझसे फिर पूछनी होती हैं। अभी कुछ बच्चे जो हैं, और ये वही बच्चे हैं जो जब मैं सनतें पढ़ा रहा था तो उस वक्त ये सवाल पूछ रहे थे मुझसे असनाफ के मुतालिक। अभी हम लोग असनाफ पढ़ रहे हैं, तो अब ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मुरक्कबात के मुतालिक। ये वही बच्चे हैं, तो चार पांच बच्चे हैं क्लास में, और ये मतलब आगे पीछे शिफ्ट करते रहते हैं, अपना टाइम जोन जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो बेटा अपना टाइम जोन चेंज ना किया करें, ठीक है, एक ही टाइम जोन में रहा करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो नज्म जो है जनाब, इसकी हैयत के एतबार से तीन किस्में। पहले नंबर पर है आजाद नज्म, दूसरे नंबर पर है नज्म मुअर्रा, और तीसरे नंबर पर है पाबंद नज्म।
ठीक है। अब जो आजाद नज्म होती है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आजाद है। अब यहां पर मैं आपको इसकी अकसाम बताने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसा कि नाम से जाहिर है कि नज्म के मानी है परोना। ठीक है, यानी कि जैसे आप एक धागा लेते हैं और उस धागे के अंदर आप मोती परोते जाते हैं और उससे एक आपके पास एक हार बन जाता है। तो नज्म के अंदर ना तंजीम यानी तरतीब, अरेंजमेंट, ऑर्डर, ये चीज जो है वो उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सर नसरी नज्म भी तो होती है। नसरी नज्म जो है वो आजाद नज्म में आती है। नसरी नज्म जो है ना अब्दुल्ला, बेटा जो नसरी नज्म होती है ना वो आजाद नज्म के अंदर आ जाती है। ठीक है, आजाद नज्म के अंदर जो है ना वो फिर आप नसर की सूरत में आप उसको लिखते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, वो नसरी नज्म कहलाती है। अच्छा अब सुने, नज्म को आम तौर पर जो शायरी होती है, शायरी को जो चीज शायरी बनाती है वो बेटा रदीफ व काफिया, रदीफ व काफिया जो है ना उससे शायरी बनती है ना। और शायरी में और नसर में जो बुनियादी फर्क है वो है ये कि नसर जो है उसके अंदर उस तरीके से रदीफ व काफिया नहीं होता, सीधे सीधे जुमले लिखे जाते हैं। जबकि शायरी के अंदर वो रदीफ व काफिया, जिससे वो फिर शेर बनता है, जिससे उसके अंदर गुनाइयत आती है, मौसीकियत उसके अंदर आती है, उसके अंदर एक तरन्नुम आता है। तो आजाद नज्म क्या है? एक ऐसी नज्म जिसमें रदीफ व काफिया ना हो। रदीफ व काफिया नहीं होता, ठीक है, लेकिन वजन और बहर की तो आपको पाबंदी करनी पड़ती है ना। वजन और बहर की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर तो वो बिल्कुल ही वो हो जाएगी ना, वो तो फिर वो नज्म ही नहीं रहेगी। वो तो फिर सीधी सीधी जो है ना वो नसर बन जाएगी। अब यहाँ पे मुझे पता था कि कुछ बच्चे होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि बहर क्या होती है। बहर दर हकीकत आप यूं समझ लें कि जिस तरीके से आपके पास ग्रामर के अंदर सेंटेंस बनाने के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आज हमने इंग्लिश की क्लास में बाय द वे पढ़ने भी हैं। कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ना कि आप उन्हीं फॉर्मेट्स को यूज करते हुए ही सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से सेंटेंस नहीं बना सकते। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, तो ये आप जो समझ लें कि ये एक बहर है। सब्जेक्ट एंड वर्ब ये एक दूसरी बहर है। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये एक तीसरी बहर है। तो आप ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन दूंगा वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो आप यूं समझ लें कि ये क्या है, ये बहरें हैं। ठीक है, या जिस तरीके से आप एक घर बनाते हैं और उस घर घर को बनाते वक्त आप उसके आपके पास कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं कि आप उसमें से एक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस टेम्पलेट को फिर आप क्या कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो होता यह है कि हर जुबान के अंदर मुख्तलिफ बहरें मौजूद हैं। जिस तरह अरबी की अगर हम बात करें तो अरबी के अंदर जो है वो 3,000 से ज्यादा बहरें हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि अरबी जुबान जो है, अगर आप उसको एक एक कैटलॉग की सूरत में समझते हैं या आप उसको एक वेबसाइट की सूरत में समझते हैं, तो उसके ऊपर 3,000 ऐसे टैंपलेट्स मौजूद हैं जिसको जो शेर कहने वाला बंदा है वो एक वो टैंपलेट को उठा के उसको कस्टमाइज करके उसके ऊपर क्या कर सकता है, उसके ऊपर जो है वो अपनी जो गजल होती है उसको वो लिख सकता है या नज्म को लिख सकता है। बहर बिल्कुल ऐसे ही होती है जिस तरह मौसीकी के अंदर राग होते हैं। मौसीकी के अंदर ना राग होते हैं। आप में से अगर कोई बच्चा गिटार बजाता है तो आपको पता होगा कि जब आप बजा रहे होते हैं कि ये ई मेजर है, ये ई माइनर है। ठीक है, इसी तरीके से वो पियानो जब आप बजाते हैं तो पियानो की अपनी कीज होती हैं, अपने उसके नोट्स होते हैं, और उसी के ऊपर ही फिर सारी की सारी मौसीकी क्या हो रही होती है, सारा सारा जो म्यूजिक है वो क्या हो रहा होता है, वो कंपोज हो रहा होता है। इसी तरीके से अरबी के अंदर शायरी के अंदर क्या होती है, बहरें होती हैं। ठीक है। अब जारिफ कह रहे हैं कि कोई शेर उसकी बहर बहर करके बता दें। देखो, अगेन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और इररेलेवेंट हो जाएगा। मैं आपको करके बता दूंगा बेटा, लेकिन वो इररेलेवेंट हो जाएगा और किसी को भी समझ नहीं आएगी कि क्लास के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। तो अब अपनी अपनी बहरें हैं, फायलातुन फायलातुन फायलुन। ठीक है, फायलातुन फायलातुन मुफायलुन। अब ये क्या है, ये बहरें हैं। ठीक है। तो बहर को शायर सेलेक्ट करता है, छोटी बहर, बड़ी बहर, लंबी बहर। फिर उस बहर के ऊपर फिर क्या करता है, वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो हम वजन हो कि यानी कि जिनके सिलेबल्स आपस में मिलते जुलते हों। तो इससे फिर क्या होता है, इससे शायरी के अंदर जो है वो वजन और बहर की पाबंदी जो है वो वजूद में आती। ठीक है।
अब ये देखें ना कि मरियम बशारत पूछ रही है कि लुग़वी माने में और फर्जी माने में क्या डिफरेंस है, या फिर सेम है। अब ये वो बच्चा है कि जिसने जब जब मैं कुछ चीजें आगे पढ़ा रहा होता हूँ तो ये पीछे से पूछ रही होती है, जब मैं पीछे पढ़ा रहा होता हूँ तो ये आगे से पूछ रही होती है। तो बेटा इस तरह ना किया करें। आई डोंट नो कि आप इस तरह से क्यों करते हो, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड हैबिट। ठीक है, कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और आप ही बीच में इस तरीके के सवालात मुझसे अक्सर पूछ रही होती है। तो बेटा ऐसे नहीं करते होते। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आई रिमेम्बर कि जब मैं आपको लुग़वी मानी और इन चीज़ों के मुतालिक पढ़ा रहा था, तो तब आप मुझसे पूछ रहे थे कि पता नहीं शायद आपने मजमून के मुतालिक कोई सवाल पूछा था या अफसाना के मुतालिक कोई सवाल पूछा था। तो बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं होती। मतलब मुझे आई आई रियली लाइक द क्वेश्चंस, जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर उसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि सवाल पूछते वक्त आप जो है वो क्वेश्चन की जो रेलेवेंस है, रेलेवेंस टू द टॉपिक, प्लीज उसका भी आप ख्याल रखा करें। अच्छा, अब जो आजाद नज्म होती है उसमें रदीफो काफिया नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वजन और बहर की पाबंदी होती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब उसकी मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। नून मीम राशिद एक शायर है। ठीक है, अब उनकी एक नज्म का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा जो कि आजाद नज्म है। ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर कोई रदीफो काफिया नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं उसको पढ़ूंगा ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इसके अंदर एक बहर मौजूद है, जैसे इसके अंदर एक वजन मौजूद है। और बहर और वजन का पता कैसे चलता है? कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक रवानी होती है, उसके अंदर एक सिस्टम आपको नजर आता है, उसके अंदर एक स्मूथनेस, एक कोहेरेंस आपको उसके अंदर नजर आती है। ठीक है, जैसे उनकी एक नज्म है हसन कुजा का। अब मैं उसको सिर्फ आपको सिर्फ उसका एक नमूने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जहाजात जहाजात तेरे दर के आगे, जहाजात नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूज अगर हूं। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। जहाजात 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। अब इसमें देखें ना कि इसके अंदर आपको ये नहीं लगा कि जैसे मैं कोई तहरीर पढ़ रहा हूं। आपको इसके अंदर एक वो वजन, बहर, उसकी आपको इसके अंदर एक पाबंदी नजर आती है। ठीक है, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी तो तुम भी हो। तो अब ये देखें ना कि ये भी एक नाज्म है। ठीक है, अब इसके अंदर रदीफो काफिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी वजन और बहर की पाबंदी है। उसके बाद होती है नज्म मुअर्रा। नज्म मुअर्रा को नज्म आरी भी कहा जाता है। आरी का मतलब होता है पाक साफ। ठीक है, जैसे जुर्म से आरी, इल्जाम से आरी। ठीक है, आरी का मतलब खाली भी होता है। तो ये एक ऐसी नज्म होती है कि जिसमें एक बाकायदा वजन और बहर होती है, कि इसमें एक ही वजन, एक ही बहर पूरी नज्म के अंदर मौजूद होता है। जबकि जो आजाद नज्म होती है उसके अंदर जो बहर है वो तब्दील होती रहती है। छोटी बहरें आ जाती हैं, बड़ी बहरें आ जाती हैं। ठीक है, फिर बहर उसमें तब्दील होती रहती है। जबकि जो नज्म आरी होती है या जो नज्म मुर्रा होती है, इसमें पूरी नज्म के अंदर एक ही बहर होती है और एक ही वजन होता है। लेकिन इसमें रदीफ व काफिया जो है उसकी पाबंदी नहीं होती। तो ये एक बुनियादी फर्क है किसमें, आजाद नज्म में और नज्म मुर्रा में। कि नज्म मुर्रा जो है उसमें क्या होता है, उसमें पूरी नज्म के अंदर एक ही वजन और एक ही बहर मौजूद होती है, रदीफ व काफिया नहीं होता। और अंग्रेजी में इसको ना ब्लैंक वर्स कहा जाता है, ब्लैंक वर्स। ठीक है, और जो आजाद नज्म होती है उसमें रदीफो काफिया भी नहीं होता, और वजन और बहर मौजूद होता है, लेकिन वजन और बहर जो है वो पूरी नज्म के अंदर उसमें वजन और बहर का एक होना जरूरी नहीं है, वो तब्दील भी होता रहता है। अच्छा, तो ये चीजें भी अगेन, अब ये देखिए ना इसमें फर्क क्या है, कि आजाद में बहर मुकर्रर नहीं होती, इसलिए मिसरे जो है वो छोटे बड़े होते रहते हैं। तो छोटा मिसरा आ जाता है, बड़ा मिसरा आ जाता है। और जो नज़्म मुर्रा होती है उसमें एक ही बहर जो है वो मुतवातर होती है। एक ही बहर जो है वो उसमें क्या क्या चल रही होती है, तवातुर के साथ उसमें चल रही होती है। मतलब उसमें मिसरे छोटे बड़े नहीं होते, मिसरे एक एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे है पाबंद नज़्म।
तो पाबंद नज्म ऐसी होती है कि जिसमें रदीफ, काफिये, वजन, बहर का पाबंदी से इस्तेमाल होता है। तो आपके सिलेबस के अंदर जो नज़में इंक्लूडेड होती हैं, आमतौर पर वो क्या होती है, वो पाबंद नज़में होती हैं। बाज दफा आजाद नज़में भी आ जाती हैं उसमें, या मुर्रा नज़में भी आ जाती हैं, लेकिन उमूमन जो आपकी जैसे मेहनत की बरकतें, बरसात की बहारें, करबला में गर्मी का मंजर, ठीक है, ये जो तमाम आपकी जावेद नामा, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आपकी मोस्टली जो आपको नज़में आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो पाबंद नज़में होती हैं। आप आजाद नज़म छोटी नज़म होती है। आजाद नज़म बेटा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आजाद नज्म जो है वो ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मैं आपको आजाद नज्म की एक एग्जांपल दूं, अभी मेरे पास, मैं कुछ दिन पहले ही वो लेकर आया हूँ। एक उर्दू की एक किताब है। वो एक नज्म है, और वो एक नज्म जो है वो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 60-70 पेजेस की एक नज्म है। 60-70 पेजेस के ऊपर एक नज्म है। तो नज्म जो है वो आजाद नज्म जो है वो लंबी भी हो सकती है। मतलब इतनी लंबी भी हो सकती है कि वो 60-60 70-70 पेजेस के ऊपर एक ही नज्म हो। अच्छा, नज्म मुर्रा की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अंग्रेजी के एक शायर थे जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन। तो अंग्रेजी में चूंकि इसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है, तो उन्होंने ब्लैंक वर्स के अंदर एक पोएम लिखी, पैराडाइज लॉस्ट। आपको पता है वो नज्म कितनी लंबी है? 12 वॉल्यूम्स हैं उस किताब के। 12 वॉल्यूम्स के अंदर, यानी 12 जिल्दों के अंदर उन्होंने एक नज्म लिखी। अब खुद अंदाजा खुद लगाने के उसके अंदर शेर कितने होंगे, उसके अशार की तादाद हजारों में है। हजारों अशार हैं उसके अंदर। ठीक है ना? तो छोटे बड़े का इसमें चक्कर ही नहीं होता बेटा। अच्छा, उसके बाद मुबीन पूछ रहा है कि मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ, मुरद्दफ नज्म कौन कौन सी होती है? मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ नज्म नहीं होती, मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ गजल होती है। ठीक है, मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ जो है ना, ये गजल के अंदर होती है। नज्म नज्म के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, वो जब हम आगे जाएंगे ना, नज्म की अकसाम बलिहाज मौजू पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फिर जो है वो गजल आएगी। फिर गजल के अंदर हम गजल की अकसाम जब पढ़ेंगे, तो वहां पर मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ गजल आ जाए। अच्छा, पाबंद नज्म हो गया। उसके बाद है मुसब्बत। अब मुसब्बत जो है, ये दर हकीकत, अब वो जो आमना पूछ रही थी ना कि वो 5 मिसरे हों तो हम उसको मुसद्दस क्यों नहीं कह सकते। बट सर, एन एमसीक्यू केम इन आवर एग्जाम, विच टाइप ऑफ नज्म डज नॉट फॉलो बहर काफिया, बहर काफिया रदीफ। तो उसमें फिर ऑप्शंस देखे जाएंगे ना। ऑप्शंस देखे जाएंगे, तो वो जिसमें बहर की भी पाबंदी नहीं होती। मतलब आप कह रहे हो कि एक ऐसी नज्म जिसमें बहर की भी पाबंदी ना हो, तो वो भी तो फिर नसरी नज्म हो जाएगी ना। वो तो बिल्कुल एक नसर हो जाएगी ना। नसर को आप नजमी अंदाज में लिखते हैं, तो उसको आमतौर पर फिर हम लोग ना नसरी नज्म कहने की बजाय, जो अदब के जो असातिज़ा हैं, वो उसको नसरी, आज़ाद, पाबंद या मुअर्रा, तो वो फिर आप उसको ऑप्शंस के अंदर नसरी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन देखो, जो अदब के असातिज़ा हैं, वो कहते हैं कि आप नसरी नज्म को, अब ये सुनिएगा, वो कहते हैं कि आप नसरी नज्म को नसरी नज्म ना कहें, बल्कि इसके ऊपर बाकायदा अदब के अंदर एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है। पूरा स्कूल ऑफ थॉट इसके अंदर मौजूद है, जो जो आजाद नज्म को भी शायरी नहीं मानते। जो कि आजाद नज्म को भी शायरी नहीं मानते, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं जो कहते हैं यार आजाद नज्म, ये क्या बात हुई आजाद नज्म कहना। मतलब वो ये क्या नज्म हुई कि जिसके अंदर लतीफ़ व काफिया नहीं। वो इसको बाकायदा तौर पर शायरी ही नहीं मानते। ठीक है। तो बहरहाल, इत्माम हुज्जत के लिए जो आपके सवाल का जवाब होगा वो ये होगा कि फिर ऐसी नज्म को हम लोग नसरी नज्म कहेंगे। नसरी नज्म कहेंगे फिर ऐसी नज्म को। अच्छा, अब मुसब्बत क्या है? मुसब्बत का मतलब ये है कि 3 या 3 से ज्यादा मिसरों का एक एक बंद बनाकर, 3-3 मिसरों का, 4-4 मिसरों का, 5-5 मिसरों का, 6-6 मिसरों का, जब आप एक पूरा स्टैंजा बनाते हैं, और एक नज्म के अंदर एक से ज्यादा स्टैंजाज मौजूद होते हैं, तो ऐसी जो नज्म होती है ना, उसको हम लोग मुसब्बत बोलते हैं। मुसब्बत 3 या 3 से ज्यादा मिसरों पर मुश्तमिल मुतअद्दिद, मुतअद्दिद मतलब एक से ज्यादा बंद बनाकर नज्म लिखी जाए, तो वो मुसब्बत कहलाती है। और मुसब्बत की फिर आगे ये अकसाम मौजूद हैं। मुसल्लस, ऐसी नज्म जिसके हर बंद में, जिसके अंदर एक से ज्यादा बंद मौजूद हो, और हर बंद में 3 मिसरे हों। जैसे अल्लामा इकबाल की एक नज्म है वादी लौलाब, जो कि 11वीं के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो ए वादी लौलाब जो है ये मुसल्लस है, क्योंकि इसमें 3 मिसरे हैं। मुरब्बा, जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों। और जो चौथा मिसरा होता है वो टीप का मिसरा कहलाता है, क्योंकि वो जो चौथा मिसरा होता है
वो क्या करता है, जो चौथे मिसरे का जो हर मतलब जो मुरब्बा नज़म होती है, उसमें जो चौथा मिसरा होता है उसका रदीफो काफिया जो है वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, हर बंद में आता है। वो एक ही मिसरा भी हो सकता है और वो अलग अलग मिसरा भी हो सकता है, लेकिन उसका रदीफो काफिया एक होता है। ठीक है, मुरब्बा में जो चौथा मिसरा होता है वो टिप का मिसरा कहलाता है। मुखम्मस जो है उसमें हर बंद में 5 मिसरे होते हैं, पांचवा मिसरा टिप का कहलाता है। अगर एक ही बार बार दोहराया जाए तो वो मुखम्मस तरजीह बंद कहलाती है, और अगर मिसरा तब्दील होता रहे तो फिर वो मुखम्मस तरकीब बंद कहलाती है। ठीक है। आर रुबाई एंड मुरब्बा सेम? नो, रुबाई और मुरब्बा में फर्क होता है। मुरब्बा में बेटा सिर्फ, मुरब्बा जो है, जो रुबाई होती है उसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, ओनली 4 मिसरे। जबकि मुरब्बा एक ऐसी नज्म होती है जिसमें चार चार मिसरों के एक से ज्यादा बंद, यानी एक से ज्यादा स्टैंजाज जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। टिप को या टेप को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं टीप। टीप, TEEP, टीप। ठीक है, टीप का मिसरा, टीप। अच्छा, उसके बाद है मुखम्मस। मुखम्मस भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद मुसद्दस। मुसद्दस में क्या होता है? मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। अब 6 मिसरे हो गए तो गोया 3 शेर हो जाएंगे। तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि जो तीसरा शेर होता है, तीसरा शेर जो है उसको हम लोग टीप का शेर बोलते हैं। और अगर एक ही शेर बार बार दोहराया जा रहा हो तो फिर वो जो मुसद्दस है वो मुसद्दस तरजीह बंद कहलाती है। और अगर शेर, हर तीसरा शेर जो है वो बजाय इसके कि तीसरा शेर बार बार रिपीट हो, मतलब हर स्टैंजा के आखिर में वही शेर दोबारा आए, अगर इस तरह से हो तो फिर वो तरजीह बंद कहलाती है। और अगर अलग अलग आए तो फिर वो क्या कहलाती है? वो तरकीब बंद कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और कल हम इंशाल्लाह नज्म की अकसाम बलिहाज मौजू, हामद, नात, गजल, कसीदा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही साथ हम इसके MCQs करेंगे, और MCQs करने के बाद जो आगे नसरी असनाफ हैं, नसरी असनाफ को भी हम इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे। और कल फिर हमारा सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि ग्रामर हमारी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद ये वाली जो चीजें हैं ना, ये फिर हम इंशाल्लाह परसों से हम इनको शुरू कर लेंगे। अगर टीप का शेर हो तो तरजीह बंद हो, ना हो तो तरकीब बंद। टीप का शेर जरूर होता है, लेकिन अगर वो एक ही शेर हो, एक ही शेर रिपीट हो रहा हो, तो वो फिर क्या कहलाती है? तरजीह बंद। और अगर शेर तब्दील होता जाए तो फिर वो तरकीब बंद कहलाती है। नहीं, मुसद्दस में तीसरा मिसरा नहीं होगा, मुसद्दस में तीसरा शेर होगा, क्योंकि मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। पहले 2 मिसरों का एक शेर हो जाएगा, अगले 2 मिसरों का एक शेर हो जाएगा, और आखिरी जो 2 मिसरे होंगे उनका एक शेर बन जाएगा। ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।